आज से बहुत सालों पहले जहाँ पे आज ग्रीस है, वहाँ पे एक सिटी स्टेट हुआ करता था। इसका नाम था एथेंस। एथेंस में एक नौजवान मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिशियन था। इसका नाम थेमिस्टोक्लिस था। थेमिस्टोक्लिस बाकी एथेंस के पॉलिटिशियंस की तरह अमीर या इन्फ्लुएंशियल नहीं था, पर इसकी एक खास बात थी। ये पॉलिटिक्स में इसलिए आया था क्योंकि ये चाहता था कि एथेंस की नेवी मजबूत हो और पॉलिटिक्स में आके बाकी पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहता था ताकि नेवी पे खर्चा किया जाए। उस जमाने में एथेंस अपनी आर्मी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और उसके बाद नेवी पे कोई ध्यान देता नहीं था, और इस चीज़ को थेमिस्टोक्लिस बदलना चाहता था। पर किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि जब एथेंस में टेंशन चल रही थी नेवी को लेके, तब एथेंस से कुछ दूर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसके राजा की नज़र एथेंस के ऊपर थी। वो एथेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा था, और ये हमला वो करने वाला था नेवी को यूज़ करके। और फाइनली जब इस राजा की विशाल सेना एथेंस के तटों पे पहुंची, तब यही थेमिस्टोक्लिस उसका रास्ता रोके खड़ा था। और फिर इन दो आर्मीज के बीच में हुई एक ऐतिहासिक लड़ाई, जिसको आज हम बैटल ऑफ मैराथन कहते हैं। कहानी शुरू होती है साल 508 BCE से। इस साल के पहले तक एथेंस में राजाओं का राज था। एथेंस के लास्ट राजा थे हिपियस, और उनको गद्दी से हटाने के लिए स्पार्टा ने एथेंस को इन्वेड किया था। और स्पार्टा के डर की वजह से अब हिपियस यहां से भाग के पर्शियन एम्पायर पर जाके शामिल हो गए थे। उसी के बाद से एथेंस में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी आ गई, और लोग अपने लीडर्स को चुन के अपनी एथेंस की सरकार चलाने लगे। आज दुनिया के बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी है। इनफैक्ट भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमको ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं लगता। पर उस जमाने में डेमोक्रेसी पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली ग्रीस के लिए, एक बहुत नया कॉन्सेप्ट था। और ग्रीस के आसपास के जितने भी सिटी स्टेट्स थे, उन सब में मोनार्की थी, यानी राजाओं का राज था। और इसी की वजह से ये जो आसपास के सिटी स्टेट्स थे, इंक्लूडिंग स्पार्टा, उनको एथेंस की डेमोक्रेसी का सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा था। और एथेंस से कुछ दूर एक दूसरा बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसका नाम था पर्शियन एम्पायर। ये उस जमाने के एशिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक था। और अगर आप आज का मैप देखें तो इसमें पूरा टर्की आता था, ईरान, इराक और नॉर्थ अफ्रीका के भी कुछ हिस्से आते थे। और इस एम्पायर की बाउंड्रीज लगातार बढ़ रही थी, और बढ़ते बढ़ते 547 में पर्शियन एम्पायर की बाउंड्री एजियन सी तक पहुंच गई। और इसकी वजह से उस एरिया में जितनी भी लोकल ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, वो अब पर्शियन एम्पायर के हाथ में आ गए। पर्शियन एम्पायर के शुरुआती राजाओं साइरस और कैम्बिसेस ने ग्रीस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर साल 521 BCE में जब डैरियस द फर्स्ट पर्शियन एम्पायर के राजा बने, तो उन्होंने अपना ध्यान घुमाया वेस्ट की तरफ, यानी ग्रीस के सिटी स्टेट्स की तरफ। उनका यह मन बना हुआ था कि ग्रीस के सिटी स्टेट्स को उनको पर्शियन एम्पायर के अंदर मिलाना है। जैसे आज हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं, वैसे ही उस जमाने के पर्शियन एम्पायर में बहुत सारी प्रोविंसेस थी, या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हिस्से थे जिनको वो सैट्रैपी कहते थे। और हर सैट्रैपी का एक राजा होता था जिसको सैट्रप कहते थे। तो एथेंस के पास पर्शियन एम्पायर की जो सबसे बड़ी सैट्रैपी थी, उसका नाम था सार्डिस, और सार्डिस के जो सैट्रप थे, उनका नाम था आर्टाफेर्नेस। अब हुआ ऐसा कि साल 508 BCE में स्पार्टा ने एथेंस को इन्वेट कर दिया। अब स्पार्टा के खिलाफ मदद मांगने के लिए एथेनियंस गए कहां पे? सार्डिस के सैट्रप आर्टाफेर्नेस के पास, और उन्होंने कहा कि स्पार्टा के खिलाफ हमारी मदद करिए। इसके जवाब में आर्टाफेर्नेस ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर उसके बदले में हमको चाहिए अर्थ एंड वाटर। जब एथेनियंस ने सुना तो उनको लगा कि सिर्फ मिट्टी और पानी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उन्होंने इस डील के लिए हाँ कर दिया। परंतु उनको इस बात का आइडिया नहीं था कि जब कोई पर्शियन एम्पायर का बड़ा राजा, कोई नेता अर्थ एंड वाटर की डिमांड करता था, इसका मतलब यह था कि वो सामने वाले से उनका साम्राज्य मांग रहा है। वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि अगर तुमने अर्थ एंड वाटर की मेरी डिमांड को मान लिया, इसका मतलब तुम इस बात को मान रहे हो कि तुम्हारा जो राज है वो मेरे अंडर होगा, पर्शियन एम्पायर के अंडर होगा। इस बात का आइडिया एथेनियंस को नहीं था, और उन्होंने हाँ कर दिया। ये अर्थ एंड वाटर के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका। तो एथेनियंस जब इस अर्थ एंड वाटर की डिमांड को मान के वापस एथेंस पहुंचे, तो वहां मंत्रिमंडल ने कह दिया कि अरे तुम किस बात को हाँ बोल के आ गए हो, और उन्होंने कह दिया कि हम इस अर्थ एंड वाटर की ऑफरिंग की बात को नहीं मानेंगे। अब इस बात से ऑब्वियसली आर्टाफेर्नेस बहुत नाराज हुए, और उन्होंने डायरियस को बताया, तो डायरियस भी बहुत नाराज हुए। इसके बाद साल 505 BC में एक और घटना हुई। मैंने आपको बताया था ना कि एथेंस के लास्ट राजा हिपियस भाग के पर्शियन एम्पायर चले गए थे, तो 505 BC में वो वापस एथेंस गए। और अब पर्शियन एम्पायर ने एथेनियंस को कहा कि इस राजा को तुम एक्सेप्ट कर लो और इसको राजा बना लो। पर अब एथेनियंस को डेमोक्रेसी की आदत लग गई थी। उन्होंने पर्शियंस को कहा कि तुम अपने काम से मतलब रखो, हमारे इंटरनल मैटर्स में तुम दखल मत दो। अब ये बात उन्होंने पर्शियन एम्पायर के एक रिप्रेजेंटेटिव को कही थी, और उस जमाने में पर्शियन एम्पायर इतना बड़ा साम्राज्य था,
तो ये बात जब डायरियस को पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आया और इसी वजह से एथेंस और पर्शियन एम्पायर के जो रिलेशंस हैं वो और खराब हो गए। इसके बिल्कुल 6 साल के बाद यानी 499 बीसी में इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। अगर आप उस जमाने के मैप को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि पर्शियन एम्पायर के बिल्कुल वेस्ट के साइड में एक रीजन है जिसको आयोनिया कहते हैं। इस आयोनिया के अंदर बहुत सारे सिटीज थे जो ग्रीक्स के हाथ में थे, बट ओवरऑल आयोनिया पर्शियन एम्पायर के हाथ में था। तो इसमें से एक सिटी था जिसका नाम मिलेटस था, उसका एक राजा था एरिस्टोगोरास। वो गया आर्टाफर्नेस के पास और उन्होंने कहा कि हमको नैक्सोस के आइलैंड को कब्जा करना चाहिए, उनको पर्शियन एम्पायर में मिलाना चाहिए। ध्यान रखिए कि ये बात एरिस्टोगोरास ने खुद जाके आर्टाफर्नेस को कही थी और जब उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया नैक्सोस को हराने के लिए, वो कैंपेन पूरी तरह फेल हुआ। अब एरिस्टोगोरास घबरा गया, उसको लगा कि अगर ये सारी जो गलती हुई है, अगर इसका मेरे पे इल्जाम आ गया तो ये लोग मेरे को तो निकालेंगे ही पावर से, शायद मेरे को मार भी दें। तो इसीलिए एरिस्टोगोरास ने नहले पे दहला चला। इससे पहले कि आर्टाफर्नेस और पर्शियन एम्पायर उनके ऊपर हमला करते, उसको पावर से हटाते, एरिस्टोगोरास बाकी ग्रीक सिटीज के पास गया और उनको कहा कि हमको पर्शियंस के ऊपर हमला करना चाहिए। ये जो पूरी एरिस्टोगोरास की कहानी है आयोनियन रिवोल्ट की, ये एक मूवी की तरह है। इसके मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। तो जब ग्रीक सिटीज के पास हेल्प मांगने के लिए गए तो उनमें से ज्यादातर लोगों ने उनको मना कर दिया। तो जब एरिस्टोगोरास ग्रीस में पहुंचे तो स्पार्टा ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। पर एथेंस ने कहा कि ठीक है, हम पर्शियन एम्पायर के खिलाफ तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग पर्शियन से चढ़े हुए थे। तो एथेंस ने अपनी 20 शिप्स एरिस्टोगोरास को दी और कुछ ट्रूप्स भी दिए और कहा कि जाओ तुम सार्डिस पे हमला करो। उनके साथ साथ एरिट्रिया, एक और ग्रीक सिटी स्टेट था, उन्होंने भी अपनी 5 शिप्स एरिस्टोगोरास को दी। इस प्रकार एथेंस और एरिट्रिया ने एरिस्टोगोरास की डायरेक्टली हेल्प की पर्शियन एम्पायर के खिलाफ। तो साल 499 बीसी में एरिस्टोगोरास अपनी इस पूरी ग्रीक फील्ड को लेकर सार्डिस पहुंचे और वहां आर्मी को हराने के बाद उन्होंने सार्डिस को आग लगा दी। एथेनियंस यहां पे आए थे सोने चांदी की लालच में, पर इनको सोना चांदी तो नहीं मिला, पर इनको मिला पर्शियन एम्पायर के राजा का गुस्सा। तो इस घटना के 7 सालों के बाद पर्शियन राजा डायरियस ने फिर से कुछ संदेशवाहकों को ग्रीस में भेजा और उनको कहा कि तुम हमारा अर्थ एंड वाटर का जो डिमांड है उसको पूरा करो। तो कुछ ग्रीक सिटी स्टेट्स ने तो इनकी डिमांड को मान लिया, पर जब ये पर्शियन मैसेंजर स्पार्टा पहुंचा तो वहां पे इनको कुएं में ढकेल दिया गया और जब एथेंस पहुंचा तो वहां पे भी इन्होंने बहुत बेइज्जती की और इनको धकेल दिया गड्ढे में। यह बात जब डायरियस को पता चली तो अब उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वो देख रहा था कि ये एथेनियंस बार बार पर्शियन एम्पायर को उंगली कर रहे हैं और इसका उनको कुछ सबक नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अब उसने डिसाइड किया कि एथेनियंस को तो अब सबक सिखाना पड़ेगा और उसने तुरंत अपने कमांडर्स को बुलाया और कहा कि एथेंस के ऊपर एक मिलिट्री कैंपेन की प्लानिंग स्टार्ट कर दो। डायरियस ने इस कैंपेन को लीड करने के लिए डैटिस नाम के एक मिलिट्री कमांडर को चुना। ये पर्शियन एम्पायर के बहुत जाने माने कमांडर और एडमिरल थे, इनको नेवी का बहुत एक्सपीरियंस था और ये पर्शियन एम्पायर में एक सैट्रैपी को भी लीड करते थे और इनके पास ग्रीक बैटल स्ट्रेटजीज के बारे में बहुत सारी नॉलेज थी। तो डायरियस ने कहा कि डैटिस ही इस कैंपेन का सही लीडर होगा। उनके साथ साथ डायरियस ने आर्टाफर्नेस को भी इस कैंपेन पे भेजा। ध्यान रखिए कि वो आर्टाफर्नेस नहीं थे जो सार्डिस के राजा थे, ये उन आर्टाफर्नेस के बेटे थे, आर्टाफर्नेस द यंगर। उनको भी इस एथेनियन कैंपेन में भेजा गया, वो भी इस कैंपेन को लीड कर रहे थे, बट ओवरऑल जो कमांड था वो डैटिस के हाथ में था। दूसरी तरफ अगर आप एथेंस की मिलिट्री फोर्सेस का कमांड स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये काफी अलग था। जैसे आज आप हमारे देश में देखें तो आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर का रैंक होता है जनरल और पूरे आर्मी का ओवरऑल कमांड उसके पास होता है। वैसे ही उस जमाने में एथेंस की आर्मी का ओवरऑल कमांड होता था पॉलीमार्च के हाथ में। इस पॉलीमार्च के नीचे 10 जनरल्स होते थे और ये 10 जनरल्स एथेंस की अलग अलग ट्राइब से आते थे और हर ट्राइब का एक जनरल होता था। ये सारे जो जनरल्स थे इनको मिला के स्ट्रैटेगोई कहते थे और यही 10 जनरल मिलकर डिसाइड करते थे कि हमको कोई लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है। एक तरह से वोट करते थे और अगर मेजॉरिटी कह रही कि हमको लड़ाई करनी है तो लड़ाई होती थी और कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं करनी है तो लड़ाई नहीं करते थे। जब पर्शियन फ्लीट एथेंस के ऊपर हमला करने आ रही थी तो इन्हीं 10 जनरल्स में आपस में बहस हो गई थी कि हमको हमला करना चाहिए कि नहीं, और जो वोट है वो बिल्कुल बराबर 50-50 डिवाइड हो गया था। 50% फॉर थे और 50% अगेंस्ट। पर फाइनली फिर अटैक हुआ और वो कैसे हुआ उसके बारे में आगे बताऊंगा। इस पर्शियन कैंपेन का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ये था कि एरिट्रिया और एथेंस, वो दोनों सिटी स्टेट्स जिन्होंने सार्डिस पे हमला करने के लिए एरिस्टोगोरास की मदद की थी, उनको सबक सिखाना है, उनको पूरी तरह हराना है। पर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इस मिशन का यह था कि एक बार एथेंस को हरा दिया तो एथेंस में रह के वहां पे मिलिट्री बेस बना के बाकी ग्रीक सिटी स्टेट्स को कंट्रोल में लाना है और पर्शियन एम्पायर के अंदर में लाना है। इस कैंपेन पे निकलने से पहले पर्शियन फ्लीट के कमांडर डैटिस ने डायरियस को वादा किया था कि मैं एरिट्रिया और एथेंस के सारे लोगों को गुलाम बना के आपके सामने पेश करूंगा। और जब डायरियस ने परमिशन दे दी तो पूरी पर्शियन फ्लीट अब निकल पड़ी साल 490 बीसी में ग्रीस के ऊपर हमला करने के लिए। उनका पहला टारगेट था एरिट्रिया, क्योंकि एक छोटा सिटी स्टेट था,
तो उन्होंने सोचा था कि इसको ये जल्दी हरा देंगे। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने इरिट्रिया के आसपास एक सीज डाल दी, यानी घेराबंदी कर दी। और ये सीज कोई पैसिव चीज नहीं थी, यानी वो सिर्फ घेराबंदी करके बैठे नहीं हुए थे। पर्शियन सोल्जर्स एक्चुअली उनकी दीवारों पे हमला भी कर रहे थे। यहाँ पे 6 दिन तक लड़ाई चली और उसके बाद इरिट्रिया के ही 2 लोगों ने अपने दीवारों के दरवाजे खोल दिए और पूरी पर्शियन आर्मी अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद उन्होंने बहुत लूटपाट मचाई, बहुत तोड़फोड़ की और जितनी भी रिलीजियस और कल्चरल लेवल पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी उन सबको जला दिया, उस चीज का बदला लेने के लिए जब एरिस्टोगरास ने एथेनियंस और इट्रिया के लोगों ने सार्डिस को जलाया था। और जिन लोगों को डेटिस की फोर्सेस ने कैप्चर किया उनको इन्होंने गुलाम बना लिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि डेटिस ने डायरियस को जो वादा किया था उसमें से आधा उसने पूरा कर लिया था। अब नेक्स्ट टारगेट था एथेंस। ये जो पूरी पर्शियन अटैक फोर्स थी, इनकी सबसे बड़ी ताकत थी कैवलरी, यानी घोड़े। तो इसीलिए पर्शियंस एक ऐसी जगह पे लैंड करना चाहते थे जहां पे बहुत सारा मैदान हो, जहां पे घास मिल सके और बहुत सारा पानी हो। और इसीलिए उन्होंने लैंडिंग के लिए चुना मैराथन, क्योंकि मैराथन की ज्योग्राफी ऐसी थी कि वहां बहुत एक लंबा मैदान था और आसपास पानी के बहुत सारे सोर्सेस थे। तो इस तरह से पूरी पर्शियन फ्लीट मैराथन के पास पहुंची, वहां कुछ फौजी उतरे और उन्होंने अपना कैंप लगाना शुरू कर दिया। जब पर्शियंस के लैंडिंग की खबर एथेंस में पहुंची तो एथेंस के लोग बौखला गए। उनके जो 10 जनरल्स थे उनमें बहस छिड़ गई। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमको वहीं पे जाके मैराथन में उनका सामना करना चाहिए, उनको वहीं रोकना चाहिए। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, हमको उनको एथेंस तक आने देना चाहिए और यहां उनसे लड़ाई करनी। इसी दौरान उन्होंने एक मैसेंजर को बुलाया। इस मैसेंजर का नाम था फाइडिपिडिस और उनको कहा कि तुम स्पार्टा जाओ और स्पार्टा को जाके इन्फॉर्म करो कि यहां पे पर्शियन लैंडिंग हो चुकी है और हमको आपकी मदद की जरूरत है। स्पार्टा उस समय पूरे ग्रीक सिटी स्टेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल ग्रीक सिटी स्टेट था और उन्होंने कहा था कि अगर पर्शियंस हमला करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। और अब वो मौका आ गया था जब स्पार्टा की मदद की जरूरत थी। तो फाइडिपिडिस भागते भागते जब स्पार्टा पहुंचा और उनको बताया कि भाई पर्शियन लैंडिंग हो चुकी है, अब आपकी मदद का टाइम आ चुका है, तब स्पार्टन्स ने कहा कि हम आपकी मदद करना तो चाहते हैं पर एक समस्या है। हमारे रिलीजियस बिलीव्स कुछ ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक अगली पूर्णिमा नहीं होती, यानी अगला फुल मून नहीं होता, तब तक हमारी आर्मी मार्च नहीं कर सकती। तो जैसे ही अगला फुल मून होता है, ये कुछ दिनों में होने वाला था, उसके तुरंत बाद हमारी आर्मी मार्च कर जाएगी आपकी मदद करने के लिए। ये बात सुन के जब मैसेंजर वापस एथेंस में पहुंचा, उनको बताया कि स्पार्टन्स ऐसा कह रहे हैं, तो वहां पे फिर से उनमें बहस छिड़ गई। कुछ लोग कह रहे थे कि हमको स्पार्टन्स का वेट करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि हमको निकलना चाहिए, मैराथन की तरफ बढ़ना चाहिए। जो जनरल्स मैराथन की तरफ जाके अटैक करने की बात कर रहे थे उनमें से थे मिल्टियाडिस, जो इन 10 के मेन कमांडर थे, और थे थेमिस्टोक्लिस। ये वही नौजवान कमांडर थे जो नेवी बनाने के लिए इतना पॉलिटिशियंस पे जोर डाल रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि हमको अटैक करना चाहिए, बट 5 लोग कह रहे थे कि हमको नहीं करना चाहिए। तो ये जो पूरा वोट है वो 50-50 डिवाइड होकर रखा था। और तब यहां पे जरूरत पड़ी पॉलीमार्च की, क्योंकि जब वोट ऐसे डिवाइड होता था तब पॉलीमार्च ही फाइनल फैसला करता था। उस समय एथेंस के पॉलीमार्च थे खालीमाकोस, और उन्होंने बहुत सोचने के बाद यह फैसला सुनाया कि हम यहां स्पार्टन्स का वेट नहीं करेंगे, हम मैराथन में जाके पर्शियंस का सामना करेंगे। और इस तरह से मैराथन की ऐतिहासिक लड़ाई का स्टेज सेट हो चुका था। अब एक बार दोनों साइड की आर्मीज पे नजर डालते हैं। एथेनियन आर्मी में सिर्फ हॉप्लाइट इन्फेंट्री थी, यानी ऐसे सोल्जर्स जिनके पास तलवार थी, भाले थे, शरीर पे आर्मर था, सर पे हेलमेट, और ये हमेशा फॉर्मेशन में लड़ाई करते थे। उस जमाने में ग्रीक वॉरियर्स जिस फॉर्मेशन में लड़ाई करते थे उसको फैलेंक्स कहते थे। तो अपनी आर्मी की साइज को बढ़ाने के लिए एथेंस ने अपने बहुत सारे गुलामों को भी आजाद कर दिया था और उनको भी अपनी आर्मी में मिला लिया था। तो ज्यादातर एस्टिमेट्स ऐसा कहते हैं कि इस लड़ाई में शामिल होने के लिए एथेनियंस के पास कुल 9000 की सेना थी। उनका साथ दे रहा था एक और ग्रीक सिटी स्टेट जिसका नाम प्लेटिया था। प्लेटिया की तरफ से 1000 हॉप्लाइट इन्फेंट्री आई थी। तो कुल मिला के अगर आप ये एथेनियन कैंप देखें तो इसमें लगभग 10,000 सोल्जर्स थे। इस पूरी फौज में कोई आर्चर्स या कोई कैवलरी नहीं थी। दूसरी तरफ पर्शियन आर्मी के साइज के बारे में बहुत ही वेरिड अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 50,000 की फोर्स थी, कुछ कहते हैं कि 5 लाख की फोर्स थी। पर हेरोडोटस, जो जमाने के बहुत ही प्रचलित बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, उनका यह कहना था कि इस अटैक के लिए कुल मिला के पर्शियन फ्लीट में 600 शिप्स थी और कैपेसिटी की तरफ से देखा जाए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 लोग ही आ सकते हैं। अब ये सारे 1,20,000 फाइटिंग वाले नहीं थे, कुछ ऐसे भी थे जिनको शिप्स चलानी होती थी और जिनका काम सिर्फ ये था कि शिप्स को डिफेंड करना है और एकदम लास्ट मोमेंट पे वो एक तरह से रिजर्व की तरह काम कर सकते हैं। बट मेन फाइटिंग फोर्स वो 1,20,000 की नहीं थी। तो ज़्यादातर जगहों पर जो नंबर लिखा है वो है लगभग 25,000। तो इस लड़ाई के लिए पर्शियंस के पास जो फाइटिंग फोर्स थी वो 25,000 की थी। ये जो 25,000 का नंबर था, इसके अंदर पर्शियंस के पास आर्चर्स भी थे। मैराथन की लड़ाई में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारी कैवलरी अपने साथ पर्शियंस लेके आए थे, पर इस लड़ाई के लिए उन्होंने कैवलरी को इस्तेमाल नहीं किया।
इसका रीजन अभी आपको आगे पता चलेगा। पर्शियंस को ये बात पता थी कि स्पार्टन्स ने एथेंस की मदद के लिए हाँ कह दिया है और वो लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं। इसी वजह से रफली सितंबर 11 साल 490 बीसी में पर्शियन कमांडर्स ने अपनी आर्मी को एक फॉर्मेशन में खड़ा करना शुरू कर दिया। एंशिएंट हिस्टोरियन हेरोडोटस ये कहते हैं कि पर्शियंस ने अपनी जो पूरी सेना है यहाँ की उसको एक स्ट्रेट लंबे फ्रंट पे खड़ा किया था और ये जो फ्रंट था इसमें 10 रोज थी, यानी 10 रैंक थे। ये जो पूरी पर्शियन अटैक लाइन थी इसमें जो सेंटर वाला हिस्सा था वो सबसे मजबूत था क्योंकि इसके अंदर पर्शियन एलीट वॉरियर्स थे जिनकी संख्या कुल मिला के 1000 थी और इसी वजह से इस टुकड़ी को हजारा बाम कहते थे। पर जब एथेनियन कमांडर्स ने देखा कि उनके सामने पर्शियन लाइन बहुत लंबी है और हमारे पास उतने फौजी नहीं है कि हम अपनी लाइन को उतना लंबा कर पाए, तो पर्शियन जो फ्लैंक्स हैं वो हम पे आके हमला कर सकते हैं, हमारी आर्मी को घेर सकते हैं। इस मनूवर को मिलिट्री की भाषा में आउटफ्लैंकिंग कहते हैं। आमतौर पे उस जमाने की ग्रीक आर्मीज एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में लड़ाई करते थे जिसको फैलेंक्स कहते थे। ये फैलेंक्स जनरली 8 रोज डीप होते थे, यानी एक लाइन के सोल्जर खड़े हैं, फिर एक और लाइन, फिर एक और लाइन, ऐसे 8 रोज होती थी। पर क्योंकि सामने पर्शियन लाइन बहुत लंबी थी इसी वजह से ये जो फैलेंक्स थे इनकी साइज अब यूनिफॉर्म नहीं रह गई थी। एथेनियन कमांडर मिलिटियाडिस ने क्या किया, उसने जो उसकी सेंटर वाली विंग थी उसमें से कुछ सोल्जर्स निकाल के लेफ्ट और राइट विंग में डाल दिए, जिसकी वजह से जो लेफ्ट और राइट विंग था उनका उसमें तो 8 रोज थी सोल्जर्स की, पर जो सेंटर विंग था उसमें सिर्फ 4 रोज आ गई थी, जिसकी वजह से एथेनियन सेंटर अब वीक हो गया था। और इसी वजह से इस वीक सेंटर को संभालने के लिए उसने अपने 2 होनहार कमांडर्स को बीच में रखा। इसमें से एक कमांडर थे एरिस्टाइडस और दूसरे थे थेमिस्टोक्लीस, वही कमांडर जिसने नेवी को बनाने के लिए बहुत जोर डाला था। एथेनियन राइट विंग को कमांड कर रहे थे उनके पॉलीमार्च और लेफ्ट विंग को उनके एलाइज प्लेटियंस कमांड कर रहे थे। तो इस तरह से ये दोनों आर्मीज आमने सामने खड़ी थी और एक्शन के लिए तैयार थी। पर तभी मिलिटियाडिस ने देखा कि पर्शियंस ने अपनी कैवलरी को इस लड़ाई में डिप्लॉय नहीं किया है, पर उनको इस बात का सेंस नजर नहीं आ रहा था कि इतने दूर कैवलरी को लेके आए हैं तो लड़ाई में डिप्लॉय क्यों नहीं किया। और तभी उनको इस बात का एहसास हुआ, और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनको इशारा किया गया था कि पर्शियंस ने अपनी कैवलरी को वापस शिप्स पे चढ़ाना शुरू कर दिया था। ऐसा वो क्यों करेंगे, उनको तो लड़ाई करवानी थी ना यहाँ पे। पर तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो वापस शिप्स पे इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि पर्शियंस का इरादा ही नहीं था कि कैवलरी को इस लड़ाई में यूज किया जाए। तो अगर मैराथन की लड़ाई में वो कैवलरी यूज नहीं करना चाह रहे थे तो कैवलरी को कहां यूज करना था, उनको कैवलरी को यूज करना था एथेंस के ऊपर हमला करने के लिए। और तब इस बात का एहसास हुआ कि डैटिस ने अपनी सिर्फ कुछ ही फोर्स को इस मैराथन के लड़ाई में फॉर्मेशन में उतारा था, पर जो उसकी बाकी फोर्स थी इंक्लूडिंग कैवलरी उसको उसने ऑर्डर दे दिया था वापस शिप्स पे चढ़ने का और शिप्स से पूरा रास्ता तय करके घूम के एथेंस के ऊपर हमला करने का। ये देख के मिलिटियाडिस और एथेनियन कमांडर समझ गए कि ये जो पूरी चाल है वो सिर्फ इसके लिए है कि जो एथेनियन आर्मी है वो यहां मैराथन की लड़ाई में एंगेज हो जाए और जो दूसरी पर्शियन फोर्स जाके एथेंस पे हमला करने वाली है वहां पे उनको कोई रोकने के लिए ही ना हो, क्योंकि जो एथेनियन आर्मी है वो तो मैराथन में है। इस तरह से एथेंस पे हमला करना आसान हो जाएगा और एथेंस भी पर्शियन कंट्रोल में आ जाएगा। जब ये पूरा मास्टर प्लान मिलिटियाडिस को समझ में आया तो उसने ये फैसला किया कि हमको जल्दी से जल्दी यहाँ पे पर्शियन आर्मी को हराना है। जब पूरे फॉर्मेशन में ये दोनों आर्मीज आमने सामने खड़ी हुई थी तो इनके बीच में फासला लगभग 1.5 किलोमीटर का था। एथेनियंस इस बात को जानते थे कि पर्शियंस के पास आर्चर्स हैं और उन आर्चर्स की रेंज लगभग 200 से 300 मीटर है। तो पहले एथेनियंस ने पर्शियंस की तरफ मार्च करना शुरू किया। पहले ये एथेनियन सोल्जर्स धीरे धीरे मार्च कर रहे थे, पर जैसे ही ये पर्शियन आर्चर्स की रेंज में पहुंचे तुरंत एथेनियन सोल्जर्स ने दौड़ना शुरू किया पर्शियन लाइंस की तरफ और दौड़ते हुए जोर से जाके ये पर्शियन फ्रंट पे टकरा गए। ये देख के पर्शियन आर्चर्स भी एक बार घबरा गए और वो जल्दी जल्दी अपने एरोस फायर कर रहे थे। उनके एरोस एथेनियन होप्लाइट्स को लग भी रहे थे, पर फिर भी वो होप्लाइट्स रुक नहीं रहे थे, वो लगातार दौड़ रहे थे। और इस तरह से इन दोनों आर्मीज के बीच का जो गैप था उसका लास्ट 300 मीटर्स सारे एथेनियन फौजियों ने दौड़ के पूरा किया। और दौड़ के जब ये आर्मी सामने वाले आर्मी से टकराई तब शुरुआत हुई बैटल ऑफ मैराथन की। क्योंकि एथेनियन फौजी यहाँ पे दौड़ते हुए आए थे तो इसीलिए उनका फॉर्मेशन अब उतना इंटैक्ट नहीं रह गया था। और वहीं दूसरी तरफ पर्शियंस ने भी इतना मोमेंटम सामने से झेला था तो इसीलिए वो लोग भी बहुत तितर बितर हो गए थे। पर इस इनिशियल शॉक के कुछ घंटों के बाद ऐसा लगने लगा कि पर्शियन सेंटर ने एथेनियन सेंटर को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। ध्यान रखिए कि एथेनियन सेंटर वीक था और इसीलिए पर्शियंस उनको पीछे धकेल पा रहे थे और पीछे करते करते फाइनली उन्होंने एथेनियन सेंटर को तोड़ दिया। परंतु पर्शियन सेंटर में जो फौजी थे उन्होंने ये तो देख लिया कि हमने एथेनियन सेंटर को तोड़ दिया है, पर उनके जो फ्लैंक्स हैं वो बहुत पीछे रह गए थे क्योंकि पर्शियन लेफ्ट और राइट फ्लैंक को एथेनियन लेफ्ट और राइट फ्लैंक पीछे धकेल रहे थे और पीछे करते करते फाइनली
एथेनियन लेफ्ट और राइट फ्लैंक ने पर्शियन फ्लैंक्स को पूरी तरह तोड़ दिया। फिर अचानक से पर्शियन राइट फ्लैंक के फौजी वहां फॉर्मेशन तोड़ के भागने लगे और ये देख के पर्शियन लेफ्ट फ्लैंक के फौजी भी भागने लगे। इस तरह से पर्शियन लेफ्ट और राइट फ्लैंक पूरी तरह से कोलैप्स हो गया और कुछ दूर तक तो एथेनियन सोल्जर्स ने उनका पीछा किया था। फिर वो वहां रुक गए और उन्होंने ये फैसला किया कि वो और पीछा नहीं करेंगे उनका, और वो वापस आके जो पर्शियन सेंटर है जिसने एथेनियन सेंटर को पूरी तरह तोड़ दिया है उसके ऊपर पीछे से हमला किया। तो इस तरह से अब जो पर्शियन सेंटर था वो आगे तो उनके एथेनियन सेंटर था जो ऑलमोस्ट टूट गया था, पर पीछे दो एथेनियन विंग्स थे, एक लेफ्ट विंग था और एक राइट विंग, और इन तीनों विंग्स ने मिलकर पर्शियन सेंटर को पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दिया। और इस तरह से मैराथन की इस लड़ाई में एथेनियंस की बहुत आसानी से एक तरफा जीत हुई। हेरोडोटस के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस लड़ाई में पर्शियंस ने लगभग 6400 फौजियों को गंवाया और उसके जवाब में एथेनियंस ने 193 फौजियों को और प्लेटियंस ने 11 फौजियों, यानी कुल मिला के एथेनियन कैंप ने 204 फौजियों को गंवाया था। ये एक कंबाइंड ग्रीक आर्मी की एक पर्शियन आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ी जीत थी। परंतु अभी भी बैटल ऑफ मैराथन खत्म नहीं हुआ था। ध्यान रखिए कि सारे पर्शियन फौजी यहां पे खत्म नहीं हुए थे। बहुत सारे फौजी यहां से भाग गए थे और अपनी शिप्स पे बैठ के यहां से निकलने लगे थे, और इस बात का एहसास एथेनियंस को हो गया था कि ये शिप्स यहां से निकलेंगी और घूम के जाके एथेंस पे डायरेक्टली हमला करेंगी। जब एथेनियन कमांडर्स को समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मिलिटियाडिस ने फिर से उसी पैसेंजर को बुलाया जिसको उन्होंने स्पार्टा भेजा था हेल्प मांगने के लिए। उस पैसेंजर को कहा कि तुम वापस तुरंत एथेंस पहुंचो और वहां पहुंच के लोगों को बताओ कि यहाँ पे लड़ाई में हमारी जीत हो चुकी है और अब पर्शियन फ्लीट एथेंस पे डायरेक्टली हमला करने के लिए आ रही है। और फिलिपाइडिस यहां से भागते हुए गया और भागते भागते बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में वो एथेंस पहुंच गया, और एथेंस में पहुंच के उसने बताया कि यहाँ पे हमारी जीत हो गई है और आप हमले के लिए तैयार रहो। ये मैसेज देने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उस मैसेंजर की मौत हो गई थी, और उसी की वजह से जो इतना लंबा दौड़ के वो आया था, मैसेज सक्सेसफुली पहुंचाया था, उसी की वजह से आज जो 42 किलोमीटर की रेस होती है उसको हम मैराथन कहते हैं। इस मैसेंजर के पीछे एथेनियन आर्मी भी अब मार्च कर रही थी एथेंस के डिफेंस के लिए। उनका यह ऑब्जेक्टिव था कि पर्शियन फ्लीट के वहां पहुंचने से पहले उनको एथेंस के पास पहुंचना है। पर्शियन फ्लीट को केप सुनियन से घूम के फैलेरन तक पहुंचने के लिए लगभग 12 घंटे लगने वाले थे, पर ऐसा माना जाता है कि इस रास्ते में उनको बहुत भयंकर समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी फ्लीट की स्पीड काफी कम हो गई। और जब वो फाइनली फैलेरन में पहुंचे और अपने सोल्जर्स को उतारना शुरू किया, तब उन्होंने देखा कि सामने थेमिस्टोक्लिस और उनकी एथेनियन आर्मी उनका इंतजार कर रही है। जब एथेनियन आर्मी ने वहां से पर्शियन सोल्जर्स को डिसएम्बार्क करते हुए यानी शिप्स से उतरते हुए देखा, तो सीधे उन्होंने उन शिप्स के ऊपर चार्ज किया। जब पर्शियन कमांडर ने देखा कि यहाँ पे एथेनियंस वापस पहुंच चुके हैं, तो उसके होश उड़ गए और वो समझ गया कि अगर ये वहां पे हमको हरा के वापस दौड़ के यहाँ पे पहुंच सकते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इनको हरा पाए, और ये कैंपेन हमारा फेल हो चुका है। तो डैटिस ने अपने सारे शिप्स को ऑर्डर किया कि यहाँ से रिट्रीट करो, और सोल्जर्स अब जो डिसएम्बार्क कर रहे थे, जो उतर रहे थे, उन्होंने वापस अपनी शिप की तरफ भागना शुरू किया। जब एथेनियंस ने देखा कि ये सोल्जर्स वापस अपनी शिप की तरफ भाग रहे हैं, तो इन सोल्जर्स को एथेनियंस ने परस्यू किया और बहुत सारे सोल्जर्स को उन्होंने भागते हुए मार दिया। ये सीन दरअसल 300 के सीक्वल राइज ऑफ एन एम्पायर में भी दिखाया है कि जब आप देखोगे कि एथेनियन आर्मी उन सोल्जर्स पे हमला कर रही है जो अभी शिप से उतर रहे हैं। इस तरह से पर्शियंस जो लैंडिंग अटेम्प्ट कर रहे थे एथेंस के पास, वो नाकामयाब रही और एथेंस की बैटल ऑफ मैराथन में जीत कंप्लीट हो गई। जब पर्शियन किंग डायरियस को पता चला कि यहां पे उनका कैंपेन फेल हो गया है, तो वो बौखला गया और उसने तुरंत ऑर्डर किया कि एक दूसरा एक्सपीडिशन प्लान करो, ये कैंपेन और बड़ा होना चाहिए और इसमें ज्यादा फौजी होने चाहिए और शिप्स होने चाहिए, और हम वापस जाके ग्रीस पे हमला करेंगे और सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स को अपने में मिलाएंगे। पर इससे पहले कि ये कैंपेन लॉन्च हो पाता, पर्शियन एम्पायर के एक दूसरे हिस्से इजिप्ट के एरिया में एक रेबेलियन हो गया, और उस रेबेलियन की वजह से ये कैंपेन अब पोस्टपोन हो गया। और साल 486 बीसी में, यानी मैराथन की लड़ाई के 4 साल के बाद, डायरियस की मृत्यु हो गई, और उसके बाद डायरियस का पुत्र ज़र्क्सेस अब पर्शियन एम्पायर का राजा बना। राजा बनते ही पहले तो उसने उस रिवोल्ट को खत्म किया जो इजिप्ट के रीजन में चल रहा था, और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने फादर डायरियस का ग्रीस का अधूरा सपना पूरा करेगा, और उसने ऑर्डर दिया अपने सारे कमांडर्स को कि एक बड़ी फ्लीट बनाई जाए, बहुत सारे फौजी इकट्ठे किए जाएं और इन सबको लेके हम ग्रीस पे हमला करने जाएंगे। और इसी वजह से साल 480 बीसी में, यानी मैराथन की लड़ाई के 10 साल के बाद, वापस पर्शियन सेना ग्रीस के तटों पे हमला करने पहुंची। और इसी इन्वेजन के दौरान बैटल ऑफ थर्मोपली हुआ था, जिसके ऊपर 300 मूवी बनी है, जिसमें लियोनाइडस ने 300 स्पार्टन्स को लेके पर्शियन आर्मी को कुछ समय के लिए होल्ड किया था। स्पार्टन्स ने मैराथन की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि जब ये लड़ाई चल रही थी तो स्पार्टन्स उस समय मार्च कर रहे थे, और जब ये फाइनली मैराथन में पहुंचे तो लड़ाई खत्म हुए एक दिन हो चुका था, और उन्होंने देखा कि कैसे उनकी बिना मदद के भी एथेंस ने अपनी स्ट्रैटेजी यूज करके
पर्शियन आर्मी को हरा दिया था। मैं अभी एक मिनी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें ग्रीस और पर्शिया के बीच में जो 3 मेन बैटल्स हुए थे उनके बारे में बात करूंगा। ये वीडियो मेरी इस मिनी सीरीज का पहला एपिसोड था जिसमें मैंने बैटल ऑफ मैराथन के बारे में बात की। इसके अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा बैटल ऑफ थर्मोपिली की, जिसमें 300 की लड़ाई हुई थी और लियोनार्डस ने स्पार्टन्स को लीड किया था। उस वीडियो का लिंक और इस मिनी सीरीज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ज्यादातर रिसर्च एक बुक से की है जिसका नाम है 3 एपिक बैटल्स दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको मिलिट्री हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेकआउट कर सकते हैं।